नमस्कार, मैं हूं दीपक एंड आई एम श्योर आपने एक पिक्चर देखी होगी बॉलीवुड में बनी हुई फिल्म हंगामा, जो कि अपनी कॉमेडी और जबरदस्त जो टाइमिंग थी कॉमेडी की, परेश रावल और राजपाल यादव के जो डायलॉग थे ना, अरे मारो हमको छोड़ना मत, मंदिर का घंटा बना रखा है, जो आता है मार के चला जाता है। कुछ ऐसा ही हाल, मंदिर के घंटा वाला हाल जो है वो राकेश बापट का हो चुका है। हमने देखा था वीकेंड पर करण जौहर ने खामखा में राकेश बापट को टारगेट करा, और अगर कुछ कसर बच गई होगी तो डम्बोलीना और कद्दूलीना, जो कि अपने सीजन में कितनी बड़ी तुर्रम खान थी, आपने सबने देखा कितनी कंफ्यूज्ड थी यही रश्मि देसाई, जो यहाँ राकेश बापट को कंफ्यूज्ड एंड स्पाइनलेस साबित कर रही थी। खुद कद्दूलीना ने कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे थे, और अरहान के साथ उनका रिलेशनशिप कितनी कंफ्यूज्ड थी वो हम सबने देखा है। ऐसे में मेकर्स अपने सीजन के फ्लॉपिए कंटेस्टेंट को यहां पर लेकर ज्ञान बगाड़ने के लिए डम्बोलीना, उनका OMG बैक का इश्यू, कद्दूलीना का सबको पता ही है, यहां पर कहीं ना कहीं ये दोनों अपनी सीजन की फ्लॉपी है। राकेश बापट को स्पाइनलेस, कंफ्यूज्ड और मतिमंद इंसान के रूप में प्रस्तुत करने आए थे। राकेश बापट के लिए एक सिंपैथी हो सकती है आपके मन के अंदर, जब एपिसोड के एंड में वो कह रहा था कि मुझे कंफ्यूज दिखा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, आई एम डन विद द शो, ये वो करके जब राकेश इस तरह की बातें कर रहा है तो आपको उसके प्रति सिंपैथी हो सकती है। लेकिन राकेश क्या अपने एक्शन से मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित नहीं कर रहा? राकेश ने इस एपिसोड में उसको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी जहां वो दिखा सकता था कि नहीं वो कंफ्यूज नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में अपना पॉइंट रख सकता है। बहुत सारे मौके मिले थे। इनफैक्ट जो टास्क कराई थी ये डम्बोलीना कद्दूलीना ने, सामने दो बाउल रखे हुए हैं जिनमें पानी भरा है, कौन ज्यादा बदतमीज है, कौन घमंडी है, कौन मूव ऑन नहीं कर पाया, और कौन बोरिंग कंटेस्टेंट है, कौन जिद्दी है, इस तरह के काफी सवाल जवाब हो रहे थे, जहां पर राकेश बापट जो कि डे 1 से शमिता शेट्टी के साथ में है, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं दिव्या को इतना जानता नहीं हूं, लेकिन जितने भी वो सवाल थे, जिद्दी, घमंडी, मूव ऑन नहीं कर पाई, बोरिंग कंटेस्टेंट, ये वो, उसमें सब में राकेश ने दिव्या का नाम दिया। जबकि जो हम देख रहे हैं, इनफैक्ट घर के अंदर प्रतीक सहजपाल ने भी ये पॉइंट पकड़ लिया कि राकेश एक तरफ तो कहते हैं कि वो दिव्या को ठीक से जानते नहीं है, लेकिन बदतमीज, जिद्दी या फिर मूव ऑन नहीं कर पाने वाली या बोरिंग, ये सारे वो टैग जो है वो दिव्या को दे रहे हैं। दिव्या ने हालांकि काफी स्पोर्टिंग तरीके से चीजों को लिया, और पानी का जो बाउल था सबसे ज्यादा मुंह दिव्या का ही उसमें डाला गया। और शमिता शेट्टी जिनके साथ डे 1 से राकेश हैं, राकेश के पास एक मौका था खुद को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज, एकदम सख्त इंसान जिसका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू, वो किसी का गुलाम नहीं है, किसी का पालतू पिल्ला नहीं है, लेकिन सब देख रहे थे कि राकेश किस कदर शमिता से परमिशन लेने की कोशिश कर रहा था, किस कदर राकेश डरता है शमिता शेट्टी से। और जब यही बातें एस्केलेट हुई एक नेक्स्ट लेवल पर, तो राकेश ने बोल दिया नहीं मुझे बात ही नहीं करनी, चलो चलो आगे बढ़ो। मतलब यहां राकेश उस सेठ की तरह बिहेव कर रहा था जो कार में बैठा है, और डम्बोलीना कद्दूलीना एक भिखारी की तरह कांच पे फटफटा रहे, जैसे रिपब्लिक टीवी के पत्रकार रिया चक्रवर्ती की कार के आगे, ए इंटरव्यू दे देना, रिया जवाब देना, ए भाग भाग चला के भाग। तो यहां पर राकेश ने कहीं ना कहीं एक गुस्सा उसके अंदर आ चुका था। बट राकेश बाबू, आप एपिसोड के एंड में बोलते हैं हम डन विद द शो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप फिर से वही शमिता के पीछे आगे घूम रहे हो। आप डम्बोलीना उर्फ डेवोलीना और एंड कद्दूलीना उर्फ रश्मि लीना के सामने तो चलो चलो आगे बढ़ो, मुझे नहीं बोलना, इस तरह की बातें आप कर रहे हो, लेकिन शमिता शेट्टी के सामने आपका ये रिएक्शन, आपका ये तेवर कहां चला जाता है? इस एपिसोड के अंदर भले ही राकेश कितना भी विक्टिम कार्ड खेल ले, बट एंड ऑफ दिस एपिसोड उसने खुद को वंस अगेन कंफ्यूज एंड स्पाइनलेस इंसान ही साबित कर दिया है। वो राकेश जो डे 1 से शमिता के साथ है, वो अपने मुंह से कह रहा है कि वो दिव्या को अच्छे से नहीं समझ पाया, नहीं जानता। तो भाई ये जो टास्क हुई थी, इसमें आपने क्या सोच करके सारे टैग दिव्या को दे दिए, जबकि ये सारे टैग मूव ऑन नहीं कर पाई। ये बात तो डेवोलिना ने खुद वहां पर बोल दी कि हमने देखा एपिसोड में ये शमिता कह रही थी। और ये बॉसी नेचर वाली बातें और खुद को बहुत सुपीरियर समझना, ये तो आई थिंक वरुण जब आया था, वरुण सूद, उसने भी ये बातें कही थी। आप शमिता शेट्टी की पर्सनैलिटी देखिए, इनका गेम देखने लायक तो कुछ गेम इनका है ही नहीं। इन्हें फर्स्ट वीकेंड का वार में करण जौहर ने दिव्या के खिलाफ इनके कान में जहर ठूंस दिया, तो आज तक मैडम उसी अंदाज में, उसी ट्रैक पर चल रही हैं। एक बार भी मैडम ने अपना दिमाग नहीं लगाया कि अगर वरुण बोल रहा है कि ऐसा नहीं था वैसा था, और करण जौहर ने कुछ और बोला, तो यहां पर शमिता शेट्टी में इतना भी दिमाग नहीं है कि यार होस्ट का जो काम होता है वो तो लड़ाना भिड़ाना होता है, और क्या हम इतने कान के कच्चे कि होस्ट ने बोला तो हमने मान लिया। शमिता शेट्टी एक नंबर की घमंडी के साथ साथ एक नंबर की डम और स्टूपिड भी हैं। उनमें कोई सेंसिबिलिटी, कोई मेच्योरिटी उनके अंदर है ही नहीं। वो दूसरों से कह रही हैं कि इट्स नॉट बॉसी, आई वॉज नॉट एरोगेंट, मैं घमंडी नहीं, ये वो, जबकि उनकी बातें जिस तरह राकेश की बातें उसके एक्शन से मैच नहीं करती।
वैसे ही शमिता शेट्टी की थॉट प्रोसेस, उनके मुंह से निकले अल्फाज और उनके थोबड़े पर आने वाले एक्सप्रेशन उनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। वो घमंडी हैं, वो एरोगेंट हैं और टोटली फेक है। और मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा कि कौन है वो लोग जो शमिता शेट्टी को पसंद कर रहे हैं, शारा शारा करके दिन भर ट्रेंड करते रहते हैं। आप देख लीजिए साहब, ना राकेश इस गेम के लिए परफेक्ट है और शमिता शेट्टी तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन शमिता शेट्टी को दूसरा मौका दिया है। बिग बॉस 3 में आई थी, उसका दोबारा आई है, उसके बाद सलमान खान और मेकर्स बोल देते हैं कि नहीं यार नेपोटिज्म नहीं होता। नेपोटिज्म किस कदर हावी है पूरे सीजन में आप देख सकते हैं। चाहे शमिता शेट्टी की बातें हो, चाहे उनके थोबड़े पर आने वाले एक्सप्रेशंस हो, जेस्चर्स हो, वो हर तरीके से खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर और तुर्रम खान साबित करती हैं। वो साबित कर रही हैं कि तुम सब टीवी वाले, मेरे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जिस तरह से उनका बात करने का तरीका होता है, करण जौहर ने अगर कुछ बोल दिया तो फिर वो ब्रह्मवाणी हो जाती है, पत्थर पर लिखी लकीर हो जाती है। नहीं, करण ने मुझे बोला है तो बस वही सच है। और वो इतनी डोमिनेटिव है कि अगर राकेश को टास्क में अगर कुछ करना भी है तो वो शमिता से आंखों ही आंखों में इशारा करके परमिशन लेने की भी कोशिश करता है और फिर बाद में बोल देता है कि दे आर पोर्ट्रेइंग मी एज कंफ्यूज व्हिच आई एम नॉट। तो राकेश तुम एक्चुअली में क्या हो वो दिखाओ ना। कनेक्शन कब के टूट चुके हैं, तुम बार बार कह चुके हो कि विल फ्लाई सोलो। राकेश बापट सिर्फ बोल रहा है कि मेकर्स उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, जैसा वो नहीं है, लेकिन हमको जैसा दिख रहा है वो वैसे ही निकल के आ रहा है राकेश की पर्सनैलिटी। आखिर शमिता से इतना डरता क्यों है राकेश? अब तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, इंडिविजुअल खेलना है, तो क्या मतलब लोन ले रखा था शमिता से या फिर कुछ अच्छा कोई लिंक वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से राकेश डरता हो शमिता से कि शमिता कहीं पोल ना खोल दे। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि शमिता जैसी से कोई डरेगा, या फिर राकेश जो इतनी बातें कर रहा है वो उसके एक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। एक्शन से एक और कंटेस्टेंट है जिसकी हरकतें मैच नहीं हो रही उसकी बातों और एक्शन से, वो है प्रतीक। हमने एक दिन पहले देखा था वो मुस्कान जट्टाना और नेहा भसीन का वोटिंग एलिमिनेशन का जो ड्रामा था, तब प्रतीक ने बड़े इत्मीनान से नेहा को बचा लिया था। उसके बाद से भाई साहब इतने गिल्ट में है, इतना रो रहे हैं, निशांत के साथ बैठकर सफाईनामा दे रहे हैं, ये है वो। मुझे ना भाई इस तरह का नौटंकी ड्रामा कतई बर्दाश्त नहीं होता है। जब आप टास्क कर रहे थे, आपके पास मौका था बचाने का मुस्कान को, आपने तब वहां उसको डूबता हुआ छोड़ दिया। एक कोई पहली बार नहीं करा, अक्षरा का कनेक्शन भी इन्होंने ऐसे ही डिच करके तोड़ा था और फिर बाद में पहुंच गए थे माफी मांगने की, मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं, प्लीज मुझे माफ कर देना, एक बार मेरे दिल करा कि मैं अपने दिल की सुन के देखूं। जब दिल की सुनी तो रोना क्यों भाई? आपका जो दिल चाहता था आपने वही करा, तो फिर ये रोने धोने की एक्टिंग क्यों करनी है निशान के सामने बैठ करके? इसके अलावा इस एपिसोड में और कुछ खास हुआ नहीं। कौन किसको टॉप 2 में देखता है, डम्बोलीना कद्दूलीना की फंटास्क वगैरह एक्टिविटीज हुई है, सवाल जवाब के सेशन हुए हैं जहां पर वही जवाब होंगे जो हम पूरे वीक देखते हैं, तो कुछ अलग से तो किसी कंटेस्टेंट के कोई जवाब होंगे नहीं। हाँ, राकेश जो है इसको टारगेट करने की कोशिश जरूर की गई है और कहीं ना कहीं राकेश खुद भी मेकर्स को मौके दे रहा है कि वो राकेश को कंफ्यूज्ड और स्पाइनलेस का जो टैग है वो कहीं ना कहीं परफेक्टली चिपका दे राकेश के ऊपर। देखिए, जब शुरुआत ही गलत होती, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं और हर सीजन में कहता हूं, जब स्टार्ट ही आपने गलत ट्रैक से आकर की है तो फिर एंडिंग भी गलत ही होगी। स्टार्ट में काफी मौके थे राकेश के पास, करण नाथ के पास एक फर्म स्टैंड लेने के, लेकिन इन्होंने गलत चीजों को हमेशा इंकरेज करा, जस्टिफाई करा। अब वही गलत चीजें बैकफायर इनके ऊपर हो गई हैं, तो भाई रो रहे हैं कि मेकर्स गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। स्टार्ट में मौका था राकेश के पास, बहुत मौका था, लेकिन उसने कभी भी शमिता के खिलाफ बगावत का ही बिगुल नहीं बजाया। हमेशा शमिता की जी हजूरी करी है, हाँ में हाँ मिलाई है, और अब वही चीज उसके ऊपर हावी हो गई है, बैकफायर कर रही है। तो यार मेकर्स गलत दिखा रहे हैं। तो स्टार्ट में ही अगर सही ट्रैक पर आ जाते राकेश बाबू तो नौबत यहां तक नहीं आती, लेकिन आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उसके बाद मेकर्स के ऊपर ठीकरा फोड़ना आई थिंक वो तो गलत है, क्योंकि आपके पास मौका था इस एपिसोड में भी जहां पर आप खुद को एक सख्त लौंडा, एक स्पाइन वाला लौंडा साबित कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करा। अगर वो बाउल में चेहरा डालना भी है तो आप शमिता की तरफ देख रहे हो, क्या करूं, डालू नहीं डालू, अच्छा ठीक है दिव्या का डालू। तो कहीं ना कहीं आप स्पाइनलेस और कंफ्यूज तो खुद ही, और ट्यूबलाइट तो खुद ही साबित कर रहे हो, और दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना आई थिंक इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती। काफी मौके मिले थे राकेश को इन दोनों ही एपिसोड में अपने पॉइंट्स काफी अच्छे तरीके से रखने के। ठीक है, मेकर्स टारगेट कर रहे हैं, कद्दूलीना डम्बोलीना जैसे फ्लॉपी है तुमको आगे टारगेट कर रहे हैं, बट तुम्हारे पास भी तो भगवान ने जबान दी है। अब इतने तुम दूध पीते बच्चे तो हो नहीं। अब अगर तुम बार बार कहते हो कि तुम इस शो के लिए फिट नहीं हो, तो भाई ये तो वही बात हो गई ना कि आप बल्ला लेके क्रिकेट पिच पर पहुंच गए और फिर बोले नहीं नहीं मेरे से बैटिंग नहीं होगी, नहीं मैं नहीं फेस कर पाऊंगा। तो भाई आए ही क्यों? अगर उंगली में सिर दिया है तो फिर मूसलों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब तुमको पता है कि बिग बॉस एक ऐसा शो जहां पर हर तरीके से लोगों को टारगेट किया जाता है, जज किया जाता है, ओपिनियन दिए जाते हैं, रखने पड़ते हैं पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट करने पड़ते हैं, डिबेट करनी पड़ती है, ये कोई सत्संग वाला शो तो है नहीं। तो बल्ला लेके क्रीज के ऊपर खड़े हो गए, फिर बोल रहे नहीं नहीं भाई बॉल मत डालो, हमको डर लगता है, मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आए ही क्यों बैटिंग करने?
क्या लगता है आपको राकेश की इस दोगलापंती और हिपोक्रेसी वाले व्यवहार के ऊपर, जब तुमको पता था कि भाई इस शो में ऐसी चीजें होंगी और अब आप बोल रहे हो कि शो के लिए परफेक्ट नहीं हो, तो या तो मेकर्स एक नंबर के नालायक है जो तुमको उठा लाए, या फिर तुम किसी काबिल नहीं थे, जब काबिल नहीं थे तो किसी और का हक क्यों मार लिया तुमने? तुमसे बेटर तो फिर जीशान था जिसको निकाल दिया गया मेकर्स द्वारा, लेकिन तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तुमको मेकर्स यहां तक ढो रहे हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट वाला इंसान कुछ नहीं करते हुए भी फाइनलिस्ट बन जाता है। आपके सामने इससे बेस्ट एग्जांपल शायद ही कहीं देखने को मिले। अरे क्या डीएस के राकेश से भी बड़ा वाला जोक तो शमिता शेट्टी, जो कि दूसरी बार बिग बॉस में आई है और भाई कुछ ना करके सिर्फ उंगलियां दिखा दिखा के फाइनलिस्ट बन गई है। नेपोटिज्म की जय जयकार हो रही है बिग बॉस में। अगर अब भी आपको नहीं लग रहा कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है, कलर्स में स्क्रिप्टेड एंगल नहीं होते, तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अगर आपको आंखों के सामने ये नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और कैसे कॉन्ट्रैक्ट का खेल होता है, कैसे नॉन डिजर्विंग लोग भी आगे पहुंच जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, इतना सब कुछ आपकी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद अगर कुछ लोगों की आंखों के आगे अभी भी अंधी भक्ति का एक पर्दा पड़ा है, तो भाई आंखों का जल्द से इलाज करवाओ और आंखों के साथ थोड़ा सा कानों का और दिमाग का भी इलाज करवा लो भाई, जो सही चीज गलत चीज में डिफरेंशिएट करना सीख सकें, डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग में डिफरेंशिएट करना सीख सकें। चलो बहुत ज्यादा बातें कर ली, वीडियो खत्म कर देते हैं। अगले वीडियो की भी तैयारी करनी है, बप्पा के विसर्जन की भी तैयारियां करनी है, तो वीडियो खत्म कर देते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।